दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों, अभी हम समास प्रकरण या समास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने समास की परिभाषा और अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, इनके बारे में बात की। आज के वीडियो में हम तत्पुरुष समास और उसके कौन कौन से उपभेद हैं उनको जानेंगे। तो देखते हैं। तत्पुरुष समास विभक्ति आधारित या कारक आधारित समास है। विभक्ति आधारित में कर्ता एवं संबोधन को छोड़कर कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो समस्त पद बनाए जाते हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी संस्कृत में परिभाषा है जो कारक आधारित है कि कारक लोपे तत्पुरुष है। इसमें कर्म से लेकर अधिकरण तक कारक होते हैं। आगे है, जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद गौण या पूर्व पद अर्थ की दृष्टि से गौण है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इस समास में पहला पद बहुधा संख्यावाची अथवा विशेषण होता है। विशेष में हमें ध्यान रखना है कि तत्पुरुष के समस्त पद में प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद संज्ञा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ हमने उदाहरणों को लिया है। जैसे विद्या ये संज्ञा पद है और गृह ये भी संज्ञा पद है और दोनों के संयोग से शब्द बना विद्यागृह। ऐसे ही शिव संज्ञा पद है, आलय संज्ञा पद है और शब्द बना शिवालय। ऐसे ही बैल संज्ञा पद, गाड़ी संज्ञा पद और ये शब्द बन गया बैलगाड़ी। तो हमें ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास के जो पद होते हैं वे दोनों पद संज्ञावाची होते हैं। आगे देखते हैं। तत्पुरुष के बहुत से समस्त पद संज्ञा एवं क्रिया के मेल से भी बनाए जाते हैं। जैसे देश संज्ञा और निकाला ये क्रियापद है और ये शब्द बन गया देश निकाला। ऐसे ही ग्राम संज्ञा है और वास क्रियापद है और ये शब्द बना ग्रामवास। ऐसे ही घोड़ा संज्ञा पद, दौड़ क्रिया है और ये शब्द बना घुड़दौड़। तो अगला बिंदु है कि तत्पुरुष के बहुत से समस्त पद संज्ञा एवं विशेषण के योग से भी बनाए जाते हैं। जैसे कवि ये संज्ञा पद और श्रेष्ठ ये विशेषण पद है और शब्द बना कवि श्रेष्ठ। ऐसे ही ये कवि श्रेष्ठ है ये तत्पुरुष समास भी है और ये इसमें कर्मधारय समास भी है। जैसे अगर ये इसका विग्रह कवियों में श्रेष्ठ है तो कवियों में श्रेष्ठ है तो अधिकरण तत्पुरुष, और अगर विग्रह ऐसे किया जाए कवि है जो श्रेष्ठ तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो इसे भी ध्यान रखना है। ऐसे कुछ और हैं। नराधम तो नरों में अधम इसमें तत्पुरुष समास है और नर है जो अधम इसमें कर्मधारय समास है। तो ऐसे शब्द आए तो उन्हें में ध्यान रखना है कि विग्रह के आधार पर पता लगता है कि वहां पर कौन सा समास है। तो ऐसे कई एक शब्द हैं जिनमें एक से अधिक समास होते हैं। विशेष में
ध्यान देना है कि अर्थ की दृष्टि से द्वितीय पद प्रधान होता है। अब सबसे ज़्यादा ये समस्या होती है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान है, तो इसलिए यहाँ पर उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। जैसे यदि हम तत्पुरुष समास में ये प्रश्न पता करना है कि कौन सा पद प्रधान होता है या कौन सा पद प्रधान है, तो उस पद में सबसे पहले हमें क्रिया जोड़ देनी चाहिए और फिर उस क्रिया से कौन और क्या करके प्रश्न करें, तो वहाँ पर समास का पद ये पता लगेगा यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है। जैसे कुछ शब्द लिए हमने, जैसे स्वामी भक्त, रसोईघर, भरपेट। अब हमने पहला ही शब्द लिया स्वामी भक्त, तो हमने वाक्य बनाया कि स्वामी भक्त आ रहा है, तो हम इससे प्रश्न करेंगे कि कौन आ रहा है, तो उत्तर मिलेगा कि भक्त आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्वामी है ये पूर्व पद है और ये भक्त है ये उत्तर पद है। तो इसमें जो भक्त है ये भक्त ये प्रधान पद है। तो ऐसे ही सभी शब्दों में हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर हम इस शब्द को लें भरपेट और इसमें वाक्य बनाएं, हमने भरपेट खाना खाया, और इस वाक्य में हम प्रश्न करें कि हमने क्या खाया या क्या भर के खाया, तो जवाब आएगा या उसका उत्तर मिलेगा कि पेट भर। तो यहाँ पर जो भर है ये पूर्व पद है, जो पेट है ये उत्तर पद है और यही प्रधान पद है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे भी और भी शब्द हैं, उनमें ऐसा ही पता करके प्रश्न करके और उन प्रश्न में हम जो वाक्य बनाएंगे और उन वाक्यों में हम प्रश्न करें कौन और क्या से, तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। पहला है व्यधिकरण, और व्यधिकरण वी प्लस अधिकरण से मिलकर बना है और इसमें यण संधि है। जहां समस्त पद में प्रयुक्त दोनों पदों का विग्रह करते समय दोनों पदों के साथ अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वहां व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और इसके 6 भेद हैं। मित्रों, हमने ये जो तत्पुरुष समास के भेद हैं उसकी हमने तालिका ली है, तो इसके माध्यम से समझते हैं कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। पहला है व्यधिकरण और दूसरा है समानाधिकरण, और इसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। व्यधिकरण है, व्यधिकरण कारक चिन्ह या परसर्ग के आधार पर होते हैं। अब जो हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक छोड़ के जो 6 कारक हैं उस आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन आधार पर व्यधिकरण के 6 भेद हैं। इसके बाद में तत्पुरुष के कुछ गौण भेद भी हैं, जिसमें अलुक है, फिर उपपद, मध्यम या पदलोपी और नई तत्पुरुष। तो ये 4 जो भेद हैं ये तत्पुरुष के उपभेद हैं। अब दूसरा है समानाधिकरण, इसे ही हम कर्मधारय कहते हैं। तो इसके भी 2 भेद हैं। पहला है विशेषतावाचक और दूसरा उपमानवाचक। विशेषतावाचक में
को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जैसे विशेषण पूर्व पद, विशेषणोत्तर पद, विशेषणो भय पद, विशेष्य पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद और संख्या पूर्व पद। अब जो संख्या पूर्व पद होते हैं वे द्विगु समास होते हैं। दूसरा है उपमान वाचक। तो उपमान वाचक में भी उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारण पूर्व पद और अवधारणोत्तर पद। तो ये इस तरह तालिका में इसके भेद किए गए हैं। लेकिन हम आज जो तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है व्यधिकरण, जो कारक चिन्ह या परसर्गों पर आधारित है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन कारकों को देखते हैं। पहला कारक हमने भेद में पहला कारक जो कर्ता कारक है और जो 8वां है संबोधन कारक, उनको छोड़ करके जो कारक हैं, जैसे पहला कर्म तत्पुरुष, इसकी जो चिन्ह होता है वो को विभक्ति होती है, जैसे शरणागत, और इसका हमने विग्रह किया तो यहाँ पर शरण को आगत। तो अगर ऐसे पद आए जिसमें को विभक्ति हो तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, जैसे मोहांध, मोहांध का विग्रह है मोह से अंधा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसकी जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, जैसे हमने शब्द लिया रसालय और इसका विग्रह हुआ रस के लिए आलय। चौथा है अपादान तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह है से अलग होने के संबंध में, जैसे जन्मांध, तो जन्म से अंधा। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और संबंध तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह है का, की और के, जैसे राजपुत्र और इसका विग्रह किया राजा का पुत्र। तो यहाँ पर भी समास पदों में का विभक्ति चिन्ह आएगी तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में मैं और पर विभक्ति चिन्ह आते हैं, जैसे कर्म कुशल, इसका विग्रह हुआ कर्म में कुशल। तो ये 6 विभक्ति चिन्ह हैं और इनके हमने 6 कारक हैं, और 6 कारक की ये जो विभक्ति चिन्ह हमने जो कोष्टक में लिखे हैं इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रत्येक विभक्ति या कारक को ध्यान से देखेंगे। तो जिसमें पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष जो समास है इसकी हम पहचान देखते हैं। पहचान में है कि जिन समस्त पदों के उत्तर पद में गत, प्राप्त, अतीत, तोड़, कर, उन्मुख, आपन्न, कार, आगत, चोर, सुहाता, मार, धर, फोड़, जनक, गमन, पद, इतना पे प्रद नहीं है, पद है, ये रा नहीं यहाँ पे, आसन्न, आतुर आदि शब्द आए तो पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत, तो व्यक्ति को गत, देशगत, देश को गत, ग्रामगत, ग्राम को गत, शरणागत, शरण को गत, अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त, मनोहर, स्वर्णकार, नरभक्षी, सर्वज्ञ आदि और भी शब्द हैं। लेकिन हमें विशेषकर जो पहचान में ये पद दिए गए हैं इनको ध्यान में रखना है। अगर इन पदों को ध्यान में रखेंगे तो कर्म तत्पुरुष समास गलत नहीं होगा, और इन्हीं पदों के साथ में को कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है
अगला है करण तत्पुरुष। ऐसे समस्त पद जिनके मध्य से अथवा के द्वारा पद का लोप होता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पर पहचानने के लिए हमने जैसे कुछ उदाहरण लिए हैं हमने, जैसे दुख पीड़ित, महिमा मंडित, मन माना, वचनबद्ध, रेल यात्रा, पद यात्रा, जन्मांत, रत्न जड़ित। तो मित्रों ये पद हैंगे, इन पद का हम विग्रह करेंगे तो हम यहाँ विभक्ति जो से विभक्ति है या जो से कारक चिन्ह है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे दुख पीड़ित, दुख से पीड़ित, जैसे मन माना, मन से माना, वचनबद्ध, वचन से बद्ध, रेल यात्रा, रेल से यात्रा। तो ऐसे और भी पद आएंगे, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके समास विग्रह कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से पद आए तो वहां पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बिहारी रचित या बिहारी लिखित या कृत या प्रणीत। किसी महाकवि या लेखक या कोई व्यक्ति विशेष का नाम जोड़ दिया जाए तो फिर वहां विग्रह करते समय के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बिहारी रचित, तो इसका विग्रह होगा बिहारी के द्वारा रचित। अगर यही शब्द ऐसे लिखा हो बिहारी लिखित तो उसका विग्रह होगा बिहारी के द्वारा लिखित। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला समास देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे पदों में को या के लिए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान की पहचान भक्ति। मित्रों ये भक्त नहीं आता है तो विशेष ध्यान रखेंगे इन पदों को या इन शब्दों को कि भक्ति आए तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, भक्त नहीं आता है। ऐसे साला, साल, आलय, आवास। मित्रों आवास आता है, वास कोई पद नहीं होता है तो वास नहीं आएगा। ऐसे ही आगार, गृह, घर, भूमि, भवन, पत्र, कुंड, शोक, पोष, अटन, वाणी, कड़ी, विद्यालय। ये पद हैं। जैसे कुछ शब्द लिए हमने, राजभक्ति, गौशाला, छात्रावास, कारागार, सभा भवन, युद्ध भूमि, काक बलि, समाचार पत्र, युववाणी, अंध विद्यालय। तो मित्रों ये पद हैं। इन पदों के अंत में जो उत्तर पद है जैसे भक्ति, शाला, वास, गार, भवन, भूमि, बलि, पत्र, तो ये पदों में जुड़कर आए तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और विग्रह करने के लिए को या के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजभक्ति, इसका विग्रह करेंगे तो राज के लिए भक्ति, गौशाला तो गाय के लिए शाला, छात्रावास तो छात्रों के लिए आवास, कारागार तो कार के लिए आगार। तो इस तरह से इन शब्दों को ध्यान में रखना है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। जब समस्त पद में आए प्रथम पद के साथ से चिन्हों का प्रयोग किया जाए एवं उसका पृथक्करण या अलग होने का भाव हो तो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब अपादान तत्पुरुष समास की कुछ पहचान पद हैं। तो पहचान में देखते हैं कि जहां समस्त पद के उत्तर पद में मुक्त,
वृष्ट, हीन, विमुख, निकाला, बाहर, भीत, भय, रहित, दोह, ईर्ष्या, असूया, घृणा, उत्तर, आगत, अतीत, अद्भुत। मित्रों यहाँ पे ये हिरस्यु है। उत्पन्न, वंचित, निष्कासन, निर्वासित, बहिष्कृत, इतर इत्यादि पद अलग होने का भाव प्रकट करें तो वहां अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे ऋण मुक्त, पद मुक्त, पथभ्रष्ट, देश विमुख, देश निकाला, देशागत, आदिवासी, भयभीत आदि और भी शब्द हैं। इन सभी शब्दों में अपादान तत्पुरुष समास है और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, आदिवासी, आदि से वासी, भयभीत, भय से भीत। अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, की, के ये विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। पहचान में ध्यान देना है कि पात्र, पद्धति, योग, धारा, दान, वध, उदय, उत्थान, आहुति, अनुशासन, अवली, अंजलि, नायक, शक्तिदार, अधीन और भक्त ये पद आए तो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे पिता पुत्र तो जगत पिता, राष्ट्रपिता, राजपुत्र, राजपुत्री। इनका हम विग्रह करेंगे तो वहां का, की, के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जगत पिता का जगत का पिता, राष्ट्रपिता राष्ट्र का पिता, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजपुत्री राजा की पुत्री। आगे हैं पति पत्नी संबंधित तो राष्ट्रपति, लखपति, सीतापति, राजपत्नी, राजस्वामी, गृहस्वामी। इनका भी विग्रह करेंगे तो का या की के संबंधी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और हैं स्वामी सेवक संबंधित तो राज सेवक, मित्रों यहाँ पर का और है, राजस्वामी, राजभृत। गुरु शिष्य संबंधित है राजगुरु, जगत गुरु, सुदर्शन शिष्य। दया पात्र तो शिक्षा पात्र, विश्वास पात्र, शिक्षा पद्धति, राजयोग, जलधारा, विद्याधन, सूर्योदय, गीतांजलि, राष्ट्रभक्त, स्वाधीन। और भी पद हैं तो इन सभी में जब हम इनका विग्रह करेंगे तो का, की या के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इन सभी पदों में संबंध तत्पुरुष समास है। अगला समास है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के मध्य आए में, पे, पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। पहचान में आरूढ़, आरोहण, केंद्रित, विश्वास, मग्न, निर्भर, प्रवीण, दक्ष, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ, पटु, वर, निष्ठ, सिद्ध, पुंगव, रत, तत्पर, वास, शिरोमणि, शीर्षस्थ, मूर्धन्य, लीन, प्रवृत्ति, परायण, व्याप्त, दया, प्रिय और मौजी। ये पद आए तो इन सभी पदों में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और विग्रह के लिए में, पे या पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अश्वारूढ़, पर्वतारोहण,
आत्मविश्वास, विचार मग्न, मित्र यहाँ पे ना हो रहे, आत्मनिर्भर, कला निपुण, कला दक्ष, वाक्यपटु, कविवर, कर्तव्यनिष्ठ, वचन सिद्ध, कर्मरत, वनवास, गृहवास, कवि शिरोमणि, आत्मलीन, जगप्रिय, मनमौजी और सिंह सावक। तो ये जितने भी यहाँ हमने पद लिए हैं, इन सभी में अधिकरण तत्पुरुष है और इसमें मैं, पे या पर विभक्ति का प्रयोग करके इनका विग्रह किया जाएगा। और भी पद हो सकते हैं, जैसे अश्वारूढ़ का विग्रह होगा अश्व में आरूढ़, पर्वतारोहण तो पर्वतों में आरोहण, आत्मविश्वास तो आत्मा में, ये आत्मा में विश्वास, विचार मग्न तो विचारों में मग्न, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। तो ये सारे शब्द हैं, इसमें मैं या पर ये विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके इनका विग्रह किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हैं तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, जिसमें पहला है अलुक तत्पुरुष समास। इसमें 90% संस्कृत निष्ठ या तत्सम शब्दावली के शब्द होते हैं अलुक तत्पुरुष समास में। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, मनोज, मन से जन्म लेने वाला, सरसिज या सरस। मित्रों अगर सरसिज आए तो इसका विग्रह होगा तालाब में जन्म लेने वाला, अगर सरस आए तो तालाब से जन्म लेने वाला। तो इनको ध्यान रखेंगे। अगर जा आए तो उसमें जन्म लेने वाला, और सा आ जाएगा तो उससे जन्म लेने वाला। जैसे तालाब से जन्म लेने वाला। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें कुछ पद हैंगे, इनको ध्यान में रखेंगे। जैसे स्थ, ग, ज्य, द, ज, प, चर, सर, सिज, कर, कार, हर, धर, दार, हन आदि ऐसे पद हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, परंतु ये पद सामासिक पदों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे भुजग तो भुजा के बल से गमन करने वाला सर्प, ख का अर्थ है आकाश की ओर और गा का अर्थ है गमन करने वाला, और इसलिए ख का अर्थ हुआ आकाश की ओर गमन करने वाला या विचरण करने वाला। अगला है उरग। उर का अर्थ है छाती के बल से जाने वाला सर्प, जलज, जल में जन्म लेने वाला सरोज या कमल, पंकज, पंक या कीचड़ में जो जन्म लेने वाला उसे पंकज, तो ये भी कमल का पर्यायवाची है। ऐसे ही मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, दिग्विजय, दिक या दिशाओं पर विजय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय इत्यादि आदि शब्द हैंगे। तो इन सभी में जो समास है वो तुम्हारा उपपद तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं। अगला समास है मध्यम पदलोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। तो इनके बीच में जो पद आ रहेंगे वो सभी पद लुप्त हो रहेंगे। जैसे को एकत्र करने वाली, ये सारे पद लुप्त होकर के ये शब्द बन गया मधुमक्खी। ऐसे ही बनमक्खी,
वन में रहने वाली है जो मक्खी, तो इसमें में रहने वाली है जो, ये पद क्या है, लुप्त हो गए। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, डाक गाड़ी, तो इनका भी विक्रय ऐसे ही किया जाएगा। ऐसे ही रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ है जो गुल्ला, आदि पद है। इनके अलावा और भी पद हैं, तो उनका विग्रह किया जाएगा, और उनमें ये पद हैं वे लुप्त हैं। ये सभी शब्द मध्यम पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला समास है नए तत्पुरुष समास। ऐसे समस्त पद जिसमें प्रथम पद निषेध या नकारात्मक हो उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे शब्दों के आरंभ में अ, अन, अन, ना, ला, बिन आदि उपसर्ग लगे हुए होते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो ये नए तत्पुरुष है, ये निषेध का या नकारात्मक का बोध कराता है, और इनमें ये उपसर्ग हैं, ये इन उपसर्गों आगे लगे हुए होंगे। और देखते हैं, इन शब्दों को व्याकरण में गद्य शब्द कहा जाता है। इन शब्दों का विग्रह न लगाकर किया जाता है। मित्र, यहाँ भी रा नहीं है, गलत है। इन शब्दों का विग्रह न लगाकर किया जाता है। अब इसमें जो उपसर्ग हैं, तो इसमें जो आ है ये तत्सम तद्भव दोनों में है। अन तत्सम उपसर्ग है, अन तद्भव है, ना, ला, बे ये फारसी और अरबी के उपसर्ग हैं। अब यहाँ पर कुछ हमने शब्द लिए हैं, जैसे विग्रह और समास। जैसे विग्रह है न बोध, इसका समास है या समास पद है अबोध। जो आ है ये आ एक उपसर्ग है, और आ का अर्थ हमेशा निषेधात्मक होता है या न होता है। ऐसे ही न शिष्ट और समास हुआ अशिष्ट। ऐसे ही और पद हैं, न परिचित अपरिचित, न सभ्य असभ्य, न प्रिय अप्रिय। तो हमने ये कुछ शब्द लिए थे, इन शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जो नए तत्पुरुष समास है, तो इस समास में शब्द प्रारंभ होंगे, उसमें अ, अन, अन, ना, ला और बिन ये उपसर्ग लगे हुए होंगे, और जब इनका विग्रह करेंगे तो वहां पर ना का प्रयोग किया जाएगा। अगर जैसे शब्द लिखा जाए अबोध आए और आपको इसके विग्रह पूछा जाए, तो इसका विग्रह क्या होगा, ना बोध। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के नियम, तत्पुरुष समास की उपभेद, इनके बारे में जाना। अब दो समास जो बचे हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।